नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान का तूफानी जलजला गनमैन पार्ट 4। देवराज चौहान जैसे था वैसे ही नीचे चिपक गया। मौत के अंगारे मात्र एक हाथ की ऊंचाई से उसके ऊपर से गुजरे। देवराज चौहान ने फौरन सिर उठाकर हॉल में देखा। उस पर फायर करने वाले 2 गनमैन उसकी निगाहों में आ चुके थे। एक थंब की ओट में था, दूसरा सोफे की ओट में। देवराज चौहान ने बाज की तरह झपट्टा मारा। 3 सीढ़ियां एक साथ पार की और अगले ही पल गन उसके हाथ में थी। तभी नीचे से कई गोलियां आई। वह बाल बाल बचा। देवराज चौहान हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जेब में डालने जा रहा था कि तभी बिजली किसी फुर्ती के साथ पलटते हुए फायर कर दिया। उससे 4 सीढ़ियां ऊपर खड़े गनमैन के पेट में गोली जा लगी। वह ऊपर सीढ़ियों से दबे पांव नीचे आया था और उसे शूट करने जा रहा था। देवराज चौहान के दूसरे फायर ने उसकी गर्दन तोड़कर एक तरफ लुढ़का दी थी। वह नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और गन थामे सीढ़ियों पर से सरकता हुआ धीरे धीरे नीचे जाने लगा। इस तरह के नीचे मौजूद आदमियों को उसकी हरकत का एहसास न हो, वह उसे सीढ़ियों पर ही छिपा समझते रहे। वहशी इंसान लग रहा था इस समय देवराज चौहान। एक एक क्षण में जैसे मौत के भाव भरे हुए थे। देवराज चौहान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे सरके जा रहा था। उसकी एक आंख सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर भी थी कि कहीं फिर छत वाला कोई गनमैन वहां आकर उसे निशाना बनाने की चेष्टा न करे। मिनट भर में ही देवराज चौहान सबसे नीचे की सीढ़ी पर था। वहां से उसे हॉल का दृश्य स्पष्ट नजर आने लगा। खतरनाक भावों से भरी उसकी आंखें हर तरफ का जायजा लेने लगी। ये 5 थे जो उसकी गन की जद में थे। स्पष्ट उसे नजर आ रहे थे, परंतु किसी की भी निगाह उसकी तरफ नहीं थी। 2 तो हॉल में खड़े कई खंभों में से 2 खंभों की ओट में थे और 3 फर्नीचर के आगे सीधे नजर आ रहे थे। देवराज चौहान ने दांत भींचकर गन सीधी की। चेहरे पर क्रूरता के भाव उभरे। ट्रिगर दबाने के साथ साथ गन का मुंह भी घुमाता चला गया। फायरों की तेज गर्जना उभरी, चीखें गूंजी, फिर वह पांचों शांत हो गए। गन हाथ में थामते हुए देवराज चौहान ओट लेने के लिए फर्नीचर की तरफ दौड़ा। अभी वह उस हॉल के बीच रास्ते में ही था कि पहली मंजिल पर आकर रुकते 2 गनमैन उसे दिखाई दिए, जो कि छत वाले गनमैन थे और सीढ़ियों से उतरकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत देवराज चौहान पर गन का मुंह खोल दिया। देवराज चौहान ने सामने नजर आ रहे सोफे की तरफ लंबी छलांग लगाई और गन को रेलिंग की तरफ करके ट्रिगर दबाता चला गया। ऊपर खड़े 2 में से एक तो फौरन खत्म हो गया और दूसरे ने तुरंत फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। अगर वह सावधान न होता तो वह भी खत्म था। उनके द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली ने देवराज चौहान का कंधा घायल कर दिया था। हवा में लहराता देवराज चौहान का जिस्म लंबे सोफे से टकराया और फिर सोफे सहित लुढ़कता चला गया। उस समय उसके कानों में एक आदमी की चीख और बिलबलाहट पड़ी। साथ ही एक गन को चंद फीट दूर जाते देखा। जिस सोफे की आड़ लेने की वह सोच रहा था, जिसके साथ टकराकर वह गिरा था, उसके पीछे पहले ही एक गनमैन ओट लिए हुए था। जब सोफा उसके ऊपर पूरे ढंग से गिरा तो वह चीख उठा था। देवराज चौहान ने दांत किटकिटाकर उसे देखा। दोनों की आंखें मिली। देवराज चौहान ने गन का मुंह खोल दिया। अगले ही पल उसकी धज्जियां उड़ गई। वह मांस और खून के लोथड़ों में तब्दील होता चला गया। उसी समय गैलरी में मौजूद गनमैन ने गन का मुंह खोला। देवराज चौहान ने करीब ही मौजूद सोफे की पुष्ट के पीछे ओट ले ली। इसके साथ ही ढेर सारी गोलियां कालीन के उस हिस्से पर आ लगी जहां कुछ पल पूर्व देवराज चौहान था। सोफे की पुष्ट के पीछे छिपे देवराज चौहान ने जरा सा सिर निकालकर मौत से भरी काली निगाहों से पहली मंजिल के रेलिंग की तरफ देखा। ऊपर जो भी था बेहद सावधानी से काम ले रहा था। खुद को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से छिपा रखा था, परंतु उसकी गन की नाल रेलिंग से बाहर निकली नजर आ रही थी। देवराज चौहान देखता रहा। कई पलों तक अपनी निगाह उसी पर टिकाए रहा। गन की नाल कई बार थोड़ी बहुत हिल भी जाती थी। मिनट भर वहां मौत का सन्नाटा छाया रहा। फिर वह वक्त आया जिसका उसे इंतजार था। गन की नाल के पीछे से
उसे सिर उठता दिखाई दिया। देवराज चौहान की उंगली ट्रिगर पर कस गई। सिर और ऊपर उठा और अब वह गनमैन हॉल में निगाह दौड़ाता हुआ उसकी तलाश या उसकी स्थिति जानने की चेष्टा में था। देवराज चौहान ने गन का ट्रिगर दबा दिया। रेलिंग के पार थोड़े से नजर आ रहे उसके सिर के चीथड़े उड़ते चले गए। देवराज चौहान अपनी जगह पर स्थिर पड़ा रहा। उसने हॉल में 9 गनमैनों को देखा था और 9 का वह सफाया कर चुका था। 3 पहले, 5 बाद में, एक कुछ समय पूर्व, यानी कि 9 पूरे हो गए जो उसकी निगाह में आए थे। हो सकता है इनके अलावा 10वां, 11वां, 12वां भी हो। दांत भींचे देवराज चौहान अपनी निगाह वहां घुमाने लगा, परंतु कोई निगाह में नहीं आया। हो सकता है वहां मौजूद फर्नीचर के पीछे और भी गनमैन ओट लिए हों। कुछ भी, कैसा भी हो सकता था। देवराज चौहान ने पहली मंजिल की रेलिंग की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। देवराज चौहान का इरादा यहां से, इस हॉल से फौरन निकल जाने का था। अगर इस हॉल में कोई गनमैन नहीं बचा था तो उसके हिसाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बंगले के इस हॉल से बाहर निकलते ही बाहर ढेर सारे उसकी जान के दुश्मन होंगे। बंगले के सामने वाले हिस्से के गनमैन, बंगले के बाएं दाएं पहरा देने वाले गनमैन और कुछ गनमैन वहां इकट्ठा भी होंगे, और वे सारे बाहर मौजूद 2 बातों का इंतजार गनों को संभाले कर रहे होंगे। एक तो यह कि भीतर से उसकी मौत की खबर आए, या फिर वह बाहर निकले और वह उसे भून सकें। जो भी हो, देवराज चौहान इस हॉल से फौरन बाहर निकलना चाहता था। अगर वह ज़्यादा देर यहीं पर रहा तो बाहर वाले तंग आकर उसे शूट करने के लिए कोई मुनासिब घेराबंदी भी कर सकते थे, जो कि हर हाल में 100% उसके लिए नुकसानदेह ही साबित होगी। देवराज चौहान ने पूरे हॉल में निगाह मारी। रेलिंग की तरफ देखा, कोई नहीं था। मौत जैसा, मरघट जैसा सन्नाटा वहां छाया हुआ था। देवराज चौहान पैरों के दम पर झुकते हुए खड़ा हुआ। आधा झुका हुआ था वह। दौड़कर चंद कदम आगे जाकर पुनः ओट ले ली। इस दौरान वह बेहद सतर्क रहा था। फर्श पर कालीन होने के कारण जरा भी आहट न उभर रही थी कदमों की। देवराज चौहान बार बार इसी प्रकार अपनी जगह छोड़कर ओट लिए जा रहा था और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था, जो कि अभी 50-60 फीट दूर था। इसके साथ ही उसकी निगाहें भी हर तरफ घूम रही थी कि कहीं जरा सी लापरवाही उसे लाश में न बदल दे। देवराज चौहान ने पुनः अपनी जगह छोड़ी। 10 फीट आगे की ओट लेने के लिए वह तीर की भांति आगे बढ़ रहा था, परंतु 5 फीट का ही रास्ता तय करके ठिठका और चेहरे पर भयानक भाव लिए गन सहित घूमता चला गया। अगर उसे संभलने में 2 पल की भी देर हो जाती तो उसके शरीर में असंख्य गोलियां धंस जानी थी। खतरा एक साथ 2 तरफ से आया था। उसने एक गनमैन को कुछ दूर पड़े हुए सोफे के पीछे से उठते देखा था, जो कि गन सीधी करते हुए उसे निशाना बनाने जा रहा था, और दूसरा खतरा पहली मंजिल की गैलरी की तरफ से था। उसके देखते 2 गनमैन ऊपर से आने वाली सीढ़ियों से उतरे थे और उसे देखते ही गन सीधी करके निशाना बनाने जा रहे थे। देवराज चौहान ने पहले तो सामने वाले को उड़ाया, फिर उसकी गन की निगाह ऊपर गई। नाल से ढेर सारी गोलियां निकली। इसके साथ ही देवराज चौहान लंबी छलांग लेकर दूर लुढ़कता चला गया था, क्योंकि ऊपर वालों की गन से भी फायरिंग आरंभ हो गई थी। जगह से हट जाने की वजह से देवराज चौहान बच निकला था और उसकी गन से निकली गोलियों ने ऊपर वाले दोनों गनमैनों को अपने लपेटे में ले लिया था। देवराज चौहान ने एक पल में ही सारे माहौल का जायजा लिया। फिर गोली किसी रफ्तार से हॉल के खुले हुए उस दरवाजे की तरफ दौड़ा, जिससे बाहर निकलते ही बंगले के सामने वाले हिस्से का लॉन था, और लॉन पार करके मुख्य गेट, फिर सड़क। देवराज चौहान दौड़कर खुले दरवाजे के समीप पहुंचा, परंतु सीधे सीधे उसने बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की। खुले पल्लों की आड़ में हो गया। सामने सारा हॉल उसे दिखाई दे रहा था। पहली मंजिल की गैलरी उसे साफ दिखाई दे रही थी। गैलरी में बने कमरों के बंद दरवाजे नजर आ रहे थे, और उस कमरे का भी बंद दरवाजा नजर आ रहा था, जिसमें इस वक्त भगवान दास ठकराल मौजूद था। देवराज चौहान होठ भींचे, चेहरे पर भयानक भाव लिए, तैयार
गन थामे अपनी खतरनाक निगाहें हर तरफ दौड़ा रहा था। आने वाले खतरे को देखने पहचानने की चेष्टा कर रहा था, परंतु कोई गनमैन नहीं, कोई आहट नहीं। मौत जैसा माहौल अवश्य महसूस हो रहा था। हॉल में बिखरी गनमैनों की लाशें जैसे वातावरण की भयानकता को बढ़ा रही थी। फायरिंग का शोर बंगले के बाहर वालों ने भी अवश्य सुना होगा। पुलिस तक सूचना भी पहुंच गई होगी कि यहाँ लंबी शूटिंग चल रही है, परंतु देवराज चौहान जानता था कि भगवान दास ठकराल जैसी हस्ती के मामले में पुलिस का मूड दखल देने का जरा भी नहीं होगा। बाद में थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटीज होंगी वह ठकराल की चाहत के मुताबिक पूरी कर ली जाएंगी। देवराज चौहान ने बाहर की आहट लेने की चेष्टा की, परंतु कोई भी किसी प्रकार का स्वर, किसी प्रकार की आहट उसे न सुनाई दी, जबकि वह बखूबी जानता था कि बाहर सामने की तरफ उसकी मौत का सामान लिए ढेर सारे गनमैन मौजूद होंगे। देवराज चौहान दांत भींचकर गन थामे वहीं खड़ा रहा। इतना तो स्पष्ट था कि निकलते ही उसकी खैर नहीं, और वह यह भी जानता था कि भीतर रहने पर भी उसकी खैर नहीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि गनमैनों के मौत के घेरे से कैसे निकले। किसी भी पल उसकी जान जा। एकाएक देवराज चौहान की सोचों को तीव्र झटका लगा। एक रास्ता था वहां से सही सलामत निकलने का। अगर कोशिश की जाए तो कामयाबी हासिल की जा सकती है, वरना इस दरवाजे से बाहर निकलने में मौत से टकराना तो था ही। देवराज चौहान की आंखों के सामने वह छोटी सी गैलरी नाच रही थी, जो उसने रात बंगले के पीछे वाला दरवाजा खोलने पर देखी थी। वह इसी हॉल में आ रही थी। इस वक्त हर कोई बंगले के सामने की तरफ मोर्चा बनाए हुए होगा कि वह आगे से बाहर निकलेगा। पीछे की तरफ से तो निकलने का ख्याल किसी के मन में आया भी नहीं होगा, और इन हालात में पीछे की तरफ से निकलकर भरपूर फायदा उठाया जा सकता था। अपनी जान बचाई जा सकती थी। अब यहाँ से फरार हुआ जा सकता था। बचाव का एकमात्र यही रास्ता सबसे बढ़िया था उसके सामने, वरना बच पाना कठिन था। देवराज चौहान ने यही रास्ता इस्तेमाल करने की सोची। उसने अपनी पैनी निगाह हर तरफ डाली। सब ठीक था। किसी गनमैन के रूप में कोई खतरा कहीं भी नजर नहीं आया था। देवराज चौहान वहां से हटा और पूरी रफ्तार के साथ हॉल के पीछे वाले हिस्से की तरफ दौड़ा। कुछ ही पलों में वह बंगले के पीछे वाले लॉन में खुलने वाले दरवाजे के पास था। देवराज चौहान ने बिना वक्त गवाए दरवाजे पर लगी सिटकनी खोली, फिर थोड़ा सा पल्ला और सिर बाहर निकालकर देखा। हर तरफ उसे मौत से भरी सुनसानी ही नजर आई, मरघट जैसा सन्नाटा। पीछे की तरफ एक भी गनमैन नहीं था, यानी कि देवराज चौहान का ख्याल ठीक था कि वहां मौजूद सब गनमैनों का ध्यान उसका शिकार करने के लिए सामने की तरफ होगा। वे वहां पोजीशन लिए होंगे। देवराज चौहान ने पल्ला पूरा खोला और बाहर निकलकर पल्ला पहले की तरह बंद किया। देवराज चौहान की खतरनाक निगाह एक बार फिर हर तरफ गई। सब ठीक था। कंपाउंड पार करते ही दीवार थी, जहां दीवार के साथ साथ सफेदे के पेड़ों की कतारें थी, और सामने दीवार का वही हिस्सा था जहां से रात को फलांग कर वह भीतर आया था। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी देवराज चौहान के मस्तिष्क में खतरे की सुई चुभ रही थी, और वह सुई इशारा कर रही थी छत पर मौजूद गनमैनों की तरफ। इसमें कोई शक नहीं कि छत पर भी जो गनमैन होंगे उनका ध्यान और रुख सामने की तरफ होगा और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे होंगे। छत वाले 4 गनमैनों को तो वह शूट कर ही चुका था जब वह छत से उसे शूट करने के लिए गैलरी में आ पहुंचे थे, यानी कि अब ऊपर पहले की अपेक्षा गनमैनों की संख्या कमी होगी, और शायद अब किसी गनमैन का ध्यान बंगले के पिछवाड़े की तरफ न हो, तभी उसी स्थिति में वह सुरक्षित निकल सकता था। देवराज चौहान ने पल भर में ही खतरनाक मौत से भरा फैसला ले लिया। जो होगा देखा जाएगा। यहाँ रुकना खतरनाक है। उसे अपने कदम नहीं रोकने हैं। अगर 1-2 गनमैन इस तरफ आ गए तो भागने का यह मौका भी उसके हाथ से निकल जाएगा। दरवाजे के पास खड़े खड़े देवराज चौहान ने छत की तरफ निगाह डाली, परंतु वहां से छत उसे नजर नहीं आई। देवराज चौहान ने दांत खींच लिए, गन को संभालकर इस तरह पकड़ा कि उसके हल्के से इशारे पर सब कुछ कर डाले, रुके या थमे नहीं।
अगले ही पल पूरी शक्ति से देवराज चौहान कंपाउंड की तरफ दौड़ा। कंपाउंड पार करके दीवार पर चढ़कर समंदर में कूदकर वहां से खिसक जाने के लिए। चंद सेकंड बीते, सब कुछ ठीक रहा। सेकंड पलों में बदले, ठीक रहा। देवराज चौहान ने इतनी देर में कंपाउंड का 35% हिस्सा पार कर लिया था। आई मुसीबत, खूंखार स्वर में चेतावनी के साथ खतरे का घंटा बजा। रुक जाओ, स्टॉप, वरना भून दूंगा। आवाज छत की तरफ से आई थी। देवराज चौहान ने रुकने की सोची भी नहीं, वह तूफान बना दौड़ता रहा। तभी ऊपर से फायर हुआ। गोली उसके करीब आकर जमीन में धंस गई। शायद यह फायर उसके लिए चेतावनी थी कि वह रुक जाए। देवराज चौहान ने महसूस किया कि अब की बार वह अगर नहीं रुका तो छत पर मौजूद गनमैन उसके शरीर को निशाना बनाएगा। यानी कि इस बिगड़ रहे सिलसिले को ठीक करना होगा, फौरन ठीक करना होगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, स्टॉप। आवाज पुनः देवराज चौहान के कानों में पड़ी। देवराज उसी पर ठिठका, पलटा और साथ ही गन को ऊपर करके ट्रिगर दबाता चला गया। देवराज चौहान को ठिठकते देखकर छत पर खड़ा गनमैन जरा सा लापरवाह हुआ था कि उसकी वार्निंग काम कर गई, परंतु अगले ही पल दीवार से ऊपर पेट से लेकर सिर तक नजर में आ रहे शरीर में ढेरों गोलियां धंसती चली गई। मृत अवस्था में भी कई पलों तक उसका शरीर खंबे की भांति खड़ा रहा था। उसका अंजाम देखने के लिए वह रुका नहीं। फायरों की तेज गूंज वहां पैदा हो चुकी थी। अब तक हर किसी को इस बात का एहसास हो चुका होगा कि फायर बंगले के पिछले कंपाउंड में हुए हैं। अगले चंद ही सेकंडों में गनमैनों का जमघट यहां होना था। कंपाउंड पार होता जा रहा था। सामने ही दीवार थी, 12 फीट ऊंची दीवार। देवराज चौहान जानता था कि इस तरह दौड़ते हुए वह 12 फीट ऊंची दीवार को एक ही छलांग में नहीं फलांग सकता और रुकने का भी समय नहीं था। पीछे से कभी भी उसकी मौत के दीवाने आ सकते थे। एक पल भी सोचने में देवराज चौहान ने बेकार नहीं किया। हाथ में थाम रखी गन को एक तरफ उछाला और दौड़ते हुए दीवार के करीब पहुंचकर उछाल भरी। अगले ही पल दीवार की मुंडेर उसके दोनों हाथों में थी। देवराज चौहान ने शरीर को दूसरा झटका दिया तो वह 1 फीट चौड़ी दीवार की मुंडेर पर लेटा था। ठीक उसी क्षण जैसे वातावरण फट पड़ा। असंख्य गोलियां देवराज चौहान की तरफ लपकी। कुछ नीचे दीवार पर लगी, कुछ एक उसके ऊपर से गुजरती हुई समंदर में जा गिरी थी। मात्र एक गोली उसकी पिंडली के मांस में प्रवेश करके मांस को अच्छी तरह उधेड़ती हुई निकलती चली गई थी। देवराज चौहान ने दांत भींचकर करवट ली और दूसरी तरफ गिरता चला गया, परंतु गिरने से पहले वह इतना देख चुका था कि कंपाउंड में कम से कम 15 गनमैन पहुंच चुके हैं। गिरते ही नीचे पड़े पहाड़ी नुकीले पत्थर उसके शरीर में चुभे, परंतु यह वक्त किसी बात पर ध्यान न देकर जान बचाने का था। उसका कंधा भी घायल था, जिसकी पीड़ा वह कब से भूला हुआ था। अब पिंडली की बुरी हालत हो गई थी, परंतु मौत से भरे हालात ने दर्द का एहसास उसे अभी तक न होने दिया था। नीचे गिरते ही देवराज चौहान रबड़ के खिलौने की भांति उछलकर खड़ा हुआ और समंदर में भागता चला गया। चंद सेकंडों तक तो समंदर की जमीन उसके जूतों से टकराती रही। फिर पानी गहरा हो जाने से दौड़ना कठिन हो गया तो देवराज चौहान झुका और अपने शरीर को पानी में गिराते हुए अंडर वाटर हो गया। फिर धीरे धीरे अंडर वाटर ही तैरता चला गया। देवराज चौहान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि पानी के भीतर उसके तैरने से पानी की ऊपरी सतह पर ज़्यादा हलचल ना हो। वैसे भी तेज हवा के कारण समंदर की सतह का पानी हलचल तो मचा ही रहा था। देवराज चौहान अंडर वाटर ही तैरता रहा। पानी में घुसे उसे 25 मिनट के करीब हो गए थे। वह काफी आगे आ चुका था। उसके ख्याल से समंदर का किनारा आसपास ही था। बाहर की स्थिति से वाकिफ होने के लिए देवराज चौहान पानी के ऊपर आया और सिर बाहर निकालकर दाएं बाएं देखा। अगले ही पल उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। किनारा आसपास नहीं था, बहुत दूर हो गया था। जल्दबाजी में अंडर वाटर तैरते हुए उल्टी दिशा का रुख कर लिया था। देवराज चौहान ने फौरन भगवान दास ठकराल के बंगले की तरफ निगाह मारी। वहां का नज़ारा देखते ही उसके होंठ भिजते चले गए। आंखों में मौत से भरी खतरनाक चमक उभरी।
दरिंदे जैसा लगने लगा था उसका चेहरा। ठकराल के बंगले की दीवार पर 3 गनमैन खड़े नजर आ रहे थे। कुछ दीवार के पास नीचे खड़े थे। सबकी निगाहें उसकी तरफ ही थी। वे लोग उसकी पोजीशन से भली भांति वाकिफ थे। इन सब बातों में सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि कम से कम 6 गनमैनों के सिर उसे नजर आ रहे थे, जो तेज गति से तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके और देवराज चौहान के बीच फासला ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। देवराज चौहान का चेहरा पहले की ही तरह सख्त रहा। वह जानता था कि अब इन पास आने वाले गनमैनों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गने लेकर तो वह पानी में कूदने से रहे, और अगर गने लेकर कूदे भी हैं तो गीला होकर गने बेकार हो चुकी होंगी। अगर वह पास आ गए तो लड़ाई पानी में होगी, हाथों से होगी, और इस मामले में देवराज को पूरा विश्वास था कि वह पानी में बहुत कम समय में सबको ठिकाने लगा देगा। देवराज चौहान ने अपने शरीर को झटका दिया। वह पुनः पानी में समाता चला गया। अभी 2 पल भी न बीते होंगे कि देवराज चौहान के जिस्म की मांसपेशियों में तनाव उभर आया। उसके कानों में मोटर बोट की हल्की सी आवाज गूंजने लगी थी। कोई मोटर बोट उसकी दिशा में ही आ रही थी। भगवान दास ठकराल के आदमियों ने वास्तव में बहुत तेजी दिखाई थी, और इस तेजी का एक ही कारण हो सकता था कि बंगले से दूर समंदर में सुबह से ही मोटर बोट तैयार रखी हो, और मोटर बोट पर मौजूद ठकराल के गनमैन बंगले के पिछले हिस्से पर निगाह रख रहे हों। और जब बोट वालों ने उसे कूदकर समंदर में जाते देखा तो बोट सहित वह उसके शिकार के लिए आगे बढ़ गए थे। देवराज चौहान समझ गया कि अब भागना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। चारों तरफ खुला समंदर था। यह कोई सड़क या गली नहीं थी कि भागकर जान बचाई जा सके। मौत के खेल में वह हार गया था। खत्म होने जा रही थी उसकी जिंदगी। पीछे 6 थे, और सामने से आने वाली बोट में मौजूद गनमैनों को भी उसकी स्थिति का एहसास होगा। वे फौरन ही उसे समंदर से हासिल कर लेंगे। मोटर बोट की आवाज अब उसके बेहद करीब आ गई थी। देवराज चौहान अब धीरे धीरे ऊपरी सतह पर आने लगा। खुले में आ जाने से तो शायद एक बार की वह अपनी जान बचा सके। कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि वह बच निकले, परंतु अगर वह छिपा रहा तो दुश्मन उस स्थिति में जल्दी ही उसे खत्म करने की चेष्टा करेंगे। देवराज चौहान का शरीर पानी के बाहर उभरा। उसकी निगाह सामने से आ रही नीले रंग की बोट पर जा टिकी। वह होठ भींचे क्रूरता भरी निगाहों से मोटर बोट को देखता रहा। दरिंदा सा लगने लगा था देवराज चौहान। मोटर बोट इतने करीब आ गई थी कि देवराज चौहान आसानी से सब कुछ देख सके। एकाएक देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ती चली गई। बोट खाली थी, बिल्कुल खाली थी, और उसकी चालक सीट पर कोई लड़की मौजूद थी। बोट और करीब आई। देवराज कई पलों के लिए स्तब्ध सा रह गया। लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, परंतु उसकी खूबसूरती का असर कभी भी देवराज चौहान पर नहीं हुआ था। हुआ तो अब भी नहीं था, परंतु देवराज चौहान को मानना पड़ा कि लड़की जो कोई भी है बहुत ही खूबसूरत और बराबर देखते रहने लायक है। देवराज के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वह अपनी वापसी वाली हालत पर आया और आंखें सिकोड़कर लड़की को देखने लगा। यह कौन है? यहाँ क्या कर रही है? और ठीक इस मौत भरे नाजुक मौके पर यहाँ कैसे और क्यों पहुंची? देवराज चौहान कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मोटर बोट देवराज चौहान के 10 फीट दूर आकर रुक गई। उसका स्टार्ट तेज आवाज करता इंजन जैसे कानों के पर्दे फाड़ रहा था। चालक सीट पर मौजूद लड़की ने भगवान दास ठकराल के बंगले की तरफ निगाह डाली। सारे हालात का जायजा लिया, फिर गनमैनों को देखा जो तेजी से तैरते हुए इसी तरफ बढ़े आ रहे थे, परंतु अभी दूर थे। उसने देवराज चौहान को देखा और बोट पर आ जाने का इशारा किया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई, परंतु वह बोट की तरफ नहीं बढ़ा। हरी अप! लड़की की चिल्लाती आवाज बोट के इंजन से भी अधिक तेज थी। अगर तुम आधे मिनट के भीतर बोट तक नहीं पहुंचे तो मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा मरने का इरादा है तो मरो। मैं अभी मरना नहीं चाहती, सिर्फ आधा मिनट। मैं किसी भी हाल में ठकराल के आदमियों की निगाहों में नहीं आना चाहती। देवराज चौहान ने सोचने की जरूरत ही नहीं समझी। यह जो भी हो, बात की बात है। इस वक्त यहाँ से बच निकलना जरूरी था, नहीं तो ठकराल के आदमी बोटों द्वारा यहीं इसी समंदर में घेर कर
उसे आसानी से खत्म कर सकते थे। देवराज चौहान आधे मिनट से भी पहले बोट के भीतर था। इसके साथ ही बोट तूफानी गति से मुड़ी और पानी को चीरती हुई दूर होती चली गई। मौत के इस जंजाल से खुद देवराज चौहान को बच निकलने की बहुत कम आशा थी, परंतु वह बच निकला था। सिर्फ पिंडली और कंधा घायल हुआ था और यह मामूली घायलपन देवराज चौहान के लिए जरा भी अहमियत नहीं रखता था। वह जानता था उसका बचना किसी करिश्मे से कम नहीं था। देवराज चौहान बोट की पिछली लंबी सीट पर आंखें बंद किए लेटा था। बोट की तीखी पैनी आवाज उसके कानों से जोरों से टकरा रही थी, लेकिन इस समय उसका मस्तिष्क भगवान दास ठकराल पर केंद्रित था। किस्मत का तेज निकला ठकराल। अपनी जान को भारी खतरे में डालकर देवराज चौहान ने ठकराल की सिक्योरिटी काट डाली थी। वह शुरू से ही जानता था कि इस काम में भारी खतरा है और सफलता के चांसेस 45% से ज़्यादा नहीं थे, परंतु जो भी काम हो पूरा तो करना ही था। मोहन लाल को जुबान दी थी, वायदा किया था और रकम एडवांस में दी थी, और देवराज चौहान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि वह जुबान देकर पीछे हटा हो, किया वायदा पूरा न किया हो। इस बात का कोई और रास्ता न देखकर वह मौत के कुएं में छलांग लगा बैठा था और सफल भी हो गया था। भगवान दास ठकराल तक जा पहुंचा था, परंतु ऐन मौके पर ठीक समय पर चोट खा बैठा था। यह फैसला तो उसने पहले ही ले रखा था कि ठकराल को उसके कमरे में शूट नहीं करेगा। उस पर काबू पाकर उसे बाहर ले जाकर ऐसे वक्त में शूट करेगा जबकि उसके बच निकलने का साफ रास्ता सामने हो, और ऐसा उसने करना भी चाहा। लेकिन तब तक ठकराल भली भांति इस बात को समझ चुका था कि वह गया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मौत ही उसका भाग्य बनने जा रही है। जीने की भरपूर इच्छा ने जोर मारा और मौत के खेल की बाजी जीत गया। दरवाजे से बाहर निकलते समय उसे धक्का देकर खुद भीतर रहकर दरवाजा बंद करके ठकराल ने खुद को बचा लिया था। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि हर हाल में वह सफल होकर रहेगा, परंतु यह सारी खतरनाक कोशिश बेकार हो गई थी। देवराज चौहान ने आंखें खोली, सिर घुमाकर देखा। अब किनारा ज्यादा दूर नहीं था। फिर उसकी निगाह अपनी पिंडली पर गई। जख्म को देखा। जख्म थोड़ा सा गहरा अवश्य था, परंतु उसके लिए अहमियत न रखता था। समंदर का किनारा आया। युवती ने इंजन बंद कर दिया। युवती मोटर बोट से खड़ी हुई और पलटकर देवराज चौहान को देखा। जल्दी करो, फूट लो। देवराज चौहान किनारे की तरफ देखता हुआ उठा। वहां चंद बोटें और किश्तियां खड़ी थी। युवती ने ध्यानपूर्वक उसके घायल कंधे और पिंडली को देखा। तुम घायल हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। आओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं, निकल चलो, मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। कहने के साथ ही देवराज चौहान पानी में उतर गया। युवती उसके पीछे थी। चंद ही पलों में वह पक्के तट पर थे। उधर सड़क पर हरे रंग की कार मेरी है, युवती बोली। दोनों आगे बढ़कर कार में बैठे। देवराज चौहान बगल में, युवती ड्राइविंग सीट पर। कार तेजी से आगे बढ़कर वाहनों की भीड़ में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद युवती ने कार रोकी। सामने डॉक्टर की दुकान थी। युवती देवराज चौहान के साथ ही डॉक्टर तक गई। गोली के घाव को देखकर डॉक्टर ने आनाकानी करने की चेष्टा की, परंतु देवराज चौहान के समझाने पर डॉक्टर ने खामोशी से बैंडेज कर दी। दोनों कार में बैठकर पुनः आगे बढ़ गए। तुम्हारे पास अगर कोई जगह है तो वहां चलते हैं, युवती बोली। नहीं तो मेरे फ्लैट पर। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में जानने के बारे में ना तो यह वक्त ठीक है और ना ही माहौल। मैं बैठकर आराम से बात करना चाहती हूँ, युवती ने एकाएक गंभीर स्वर में कहा। अपने फ्लैट पर चलूं? नहीं, देवराज ने विचार भरे स्वर में कहा। मेरे पास एक बंगला है जो मेरा तो नहीं, परंतु वक्ती तौर पर मेरे पास है। वहां चलो, रास्ता मैं बताता जाऊंगा। रास्ता बताने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ वह बंगला। तुम जानती हो? देवराज चौहान के माथे पर पल पड़ गए। हाँ, लेकिन अब जो भी बात करेंगे आराम से बैठकर बंगले पर। देवराज चौहान युवती को घूरने लगा। घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उससे क्या चाहती है, लेकिन जो कुछ भी चाहती है खास चाहती है, तभी तो खुद को खतरे में डालकर उसने उसे बचाया। कार तेजी से सड़कों पर फिसलती जा रही थी। भगवान दास ठकराल ने सिगरेट सुलगाई।
बेहद शांति से कश लिया और सामने खड़े गौतम चंद को देखा, जो हाथ बांधे सिर झुकाए अफसोस भरे अंदाज में खड़ा था। कहो गौतम चंद, क्या कहने आए हो? ठकराल के होठों से सर्द स्वर निकला। गौतम चंद ने कठिनता से गर्दन सीधी की और अफसोस भरे स्वर में बोला, वह हमारे हाथों से निकल गया। कौन? जो बंगले में आया था, जो आधी रात से बंगले में था। ठकराल ने सर्द लहजे में जैसे उसके शब्दों को ठीक किया। समझे, जो आधी रात को बंगले में आ गया था और अब आधा दिन तक बंगले में रहा, वह निकल गया। एक अकेला आदमी इतनी देर बंगले में रहा और बीसियों को मारकर आराम से चला गया, परंतु तुम सब मिलकर उस पर काबू नहीं पा सके, उसे शूट नहीं कर सके, यहाँ तक कि उसे ढूंढ भी नहीं सके। इससे बड़ी हैरत की बात और क्या हो सकती है? गौतम चंद से कुछ भी कहते न बना। गौतम चंद, क्या तुम्हारी सिक्योरिटी में कोई कमी थी? ठकराल का स्वर पहले जैसा था। जी नहीं। तो फिर वह बच कैसे निकला? वह जो भी था बहुत चालाक था, हमारी आशा से कहीं ज्यादा। उसे चालाक था? ठकराल के दांत खिंच गए। तो क्या तुम्हारी सिक्योरिटी उन बेवकूफ लोगों के लिए है जो सामने वाले दरवाजे से आते हैं, उन चालाकों के लिए नहीं जो पीछे की दीवार फांद कर आते हैं? यह बात नहीं है। मैं तो शट अप। ठकराल के दांत खिंच गए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे खतरा है। कई लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। इसी कारण मैंने अपनी सिक्योरिटी तुम्हारे हवाले की कि कोई चाहकर भी यहाँ कोई गड़बड़ी न कर सके, मेरी जान न ले सके। परंतु तुम आज हद से ज्यादा नाकाबिल इंसान निकले। शिकस्त अगर इज्जतदार ढंग से हासिल हो तो कोई गम नहीं। एक अकेला इंसान आया, यहाँ घुसकर अपनी मन मर्जी करके चला गया और तुम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सके। इससे बड़ी लानत की बात और क्या होगी? मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ। कि तुम्हारे शर्मिंदा होने को मैं क्या करूँगा? जब मेरी चिता जलेगी तो अपनी शर्मिंदगी का घड़ा मेरी जलती हुई चिता पर गिरा देना, ताकि मेरी बेचैन आत्मा को कुछ चैन मिल सके। ठकराल ने दांत खींचकर कहा। गौतम चंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चेहरा फक सा पड़ गया था। तुम कुल कितने आदमी थे? 29 नीचे और 6 छत पर। 35? जी हाँ। बहुत खूब, ठकराल ने सुलगते स्वर में कहा। और कितनों को उड़ा गया वह? जी 21। ठकराल दहाड़ा, परंतु अगले ही क्षण फौरन खुद पर काबू पा गया। कई पलों तक वहां शांति छाई रही। वह यहाँ पर मेरे पास आ गया था। अपनी रिवॉल्वर उसने मुझ पर रख दी थी। किसी भी वक्त वह मुझे शूट कर सकता था, परंतु मेरी थोड़ी सी हिम्मत ने उसका सारा प्लान फेल कर दिया। क्या वह भीतर आ गया था? कैसे? तुम्हें क्या जानने की जरूरत है कैसे? ठकराल ने कड़वे स्वर में कहा। सिर्फ यह जानो कि वह तुम लोगों की सिक्योरिटी पार करके मुझ पर पहुंचा था। अपनी गलती को पहचानो, ज्यादा प्रश्नबाजी मत करो। गौतम चंद सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। अपना नाम देवराज चौहान बताता था। कभी सुना है तुमने देवराज चौहान का नाम? देवराज चौहान? गौतम चंद बड़बड़ाया, फिर चौंका। हाँ सुना है, बहुत खतरनाक आदमी है। अंडरवर्ल्ड में भारी तहलका मचा रखा है। हर कोई देवराज चौहान से कतराकर निकल जाना चाहता है। ऐसा खूंखार खतरनाक है वह। भगवान दास ठकराल की आंखों में मौजूद सर्द भावों में और भी बढ़ोतरी हो गई। किसी ने मेरी हत्या के लिए देवराज चौहान को 50 करोड़ रुपया दिया है, वह भी एडवांस। ओह, आपको कैसे पता? खुद देवराज चौहान बता रहा था। ठकराल की निगाहें गौतम चंद पर थी। यह तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। ठकराल साहब, देवराज चौहान पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब मुझे पता चला कि आने वाला इतना दिलेर और बहादुर क्यों था, क्योंकि वह देवराज चौहान था। गौतम चंद के स्वर में चिंता थी। तुम देवराज चौहान के बारे में क्या जानते हो? इसके सिवाय और कुछ नहीं जानता कि वह बेहद खतरनाक है, दरिंदा इंसान है। उसके मुकाबले पर उतरकर जीत पाना मामूली या आसान काम नहीं। गौतम चंद ने चिंता भरे लहजे में कहा। अगर आप मेरी बात माने तो कुछ दिनों के लिए मुंबई से चले जाइए, तब तक शायद हम निपट लेंगे देवराज चौहान को। नहीं, शहर छोड़कर जाने की जरूरत मैं नहीं समझता। ठकराल ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाली। बहरहाल तुम सब गनमैन जितने भी बचे हो, नीचे हॉल रूम के बगल वाले कमरे में पहुंचो।
जो तुम सबके लिए है। मैं वहां आकर तुम सबको यह बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी में तुम लोगों से कहाँ कमी रही। जी, जाओ। जब सब वहां पहुंच जाएं तो इंटरकॉम से मुझे इन्फॉर्म कर देना। ध्यान रहे, एक गनमैन भी बाहर न रहे। भगवान दास ठकराल का लहजा एकदम शांत और स्थिर था। गौतम चंद बाहर निकल गया। ठकराल ने रिमोट कंट्रोल के जरिए दरवाजा बंद कर लिया। 5 मिनट बाद ही इंटरकॉम का बजर बजा। ठकराल ने रिसीवर उठाया। आने वाली आवाज गौतम चंद की थी। हम सब गार्ड रूम में हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट तक आ रहा हूँ। तुम दरवाजा भीतर से बंद रखना जब तक कि मैं नहीं आता। जी। भगवान दास ठकराल ने इंटरकॉम का रिसीवर नीचे रख दिया। आंखों में मौत से भरे ठंडे भाव नाच रहे थे। फिर वह आगे बढ़ा और एक तरफ बनी शेल्फ से 6 बाई 6 इंच की प्लेट उठाई, जिस पर 3 स्विच लगे हुए थे और जिसके साथ एक छोटा सा प्लग लटक रहा था। उसे लिए वह बिजली के स्विच बोर्ड के करीब पहुंचा और प्लग बोर्ड में फंसाकर हाथ में पकड़ी स्विचों वाली प्लेट पर मौजूद 3 में से एक स्विच ऑन कर दिया। उसके बाद ठकराल उसी प्रकार खड़ा रहा। पूरा 1 मिनट खड़ा रहा। फिर स्विच ऑफ करके प्लग निकाला और स्विचों वाली प्लेट को वापस रख दिया। उसके बाद तिपाई पर रखा रिमोट कंट्रोल उठाया, दरवाजा खोला और बाहर निकलकर पुनः दरवाजा बंद किया। पहले हो चुकी गलती वह दोहराना नहीं चाहता था। दरवाजा खुला रह जाने की वजह से ही देवराज चौहान को कमरे में प्रवेश करके छिपने का मौका मिला था। अगर ऐसा नहीं होता तो देवराज चौहान को उसका चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिलता था। सीढ़ियां तय करके ठकराल नीचे हॉल में पहुंचा। फिर हॉल के एक तरफ बने गार्ड रूम में। गार्ड रूम का दरवाजा खुला हुआ था। एक गनमैन आधा भीतर और आधा बाहर नीचे गिरा पड़ा था। ठकराल जानता था कि वह मर चुका है। दरवाजे पर खड़े होकर ठकराल ने भीतर देखा। भीतर सारे गनमैन मरे पड़े थे। ठकराल के होठों पर मौत से भरी मुस्कान बिखरती चली गई थी। ऊपर अपने कमरे में उसने स्विच ऑन करके जो हरकत की थी, यह उसी का नतीजा था। कमरे में मौजूद गुप्त छिद्रों से निकलकर जहरीली गैस ने सबकी जान ले ली थी। वह ऐसी जानलेवा गैस थी जो कि सांसों के साथ इंसान के भीतर जाते ही सीधा दिल पर अटैक करती थी और अगले ही पल हार्ट को फेल कर देती थी। इस गैस से तो कोई चाहकर भी नहीं बच सकता था। ठकराल ने पहली बार इस जहरीली गैस का इस्तेमाल उसी इंसान पर किया था जिसने उसे इस गैस की जानकारी दी थी और लाकर भी दी थी। इस्तेमाल करने का कारण मात्र उस गैस को चेक करना ही था। तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाकर भगवान दास ठकराल वापस पलटने ही वाला था कि एकाएक वह ठिठक गया। मरे पड़े सब गनमैनों पर निगाह मारी, ध्यान से देखा, परंतु उनमें गौतम चंद नहीं था। ठकराल के दांत भिंच गए। गौतम चंद कहाँ गया? उसके आदेश के मुताबिक उसे भीतर ही होना चाहिए था। तभी पीछे से सरसराहट सी उसके कानों में पड़ी। ठकराल ने पलटना चाहा, परंतु गौतम चंद की फुफकार सुनकर वहीं ठिठक गया। बस ठकराल साहब, बस, बहुत हो गया। मैंने तो तुम्हें भीतर रहने का आदेश दिया था। ठकराल के होठों से ठंडा स्वर निकला। अवश्य दिया था, परंतु साथ ही मैं यह भी समझ गया था कि आपके इरादे ठीक नहीं है। भगवान दास ठकराल धीरे धीरे घूमा और पलटकर गौतम चंद को देखा। गौतम चंद के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी और रुख ठकराल की तरफ था। आपने क्या समझा कि देवराज चौहान यहाँ आकर बचकर निकल गया और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो मैं नकारा हो गया? कुछ नहीं कर सकता था? आपकी चालें नहीं समझ सकता था? मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। बहुत दिमाग है मुझ में। आपके आखिरी शब्दों पर कि भीतर से दरवाजा बंद कर लेना, तभी मैं समझ गया कि आपके मन में भारी खोट है। तभी सबको तो मैंने कमरे में जाने को कहा, लेकिन खुद नहीं गया। अगर खुद गया होता तो मैं भी लाश बना कमरे के भीतर ही वहीं पड़ा होता। ठकराल की आंखों में मौत की चमक उभरी। तो अब तुम खुद को बचा हुआ समझ रहे हो? ठकराल ने पूर्वता लहजे में कहा। नजर नहीं आ रहा ठकराल साहब? गौतम चंद ने भयानक स्वर में कहा। मुझे तो तुम मरे हुए नजर आ रहे हो। ठकराल के शब्दों पर गौतम चंद वहशी ठहाका लगा उठा। मेरे 8 साल की सेवा का आपने यह सिला दिया? हाँ, ठकराल ने तुरंत ही सहमति में सिर हिलाया। तुम सब अब इसी के हकदार हो गए थे।
मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर इकट्ठे कर रखा था कि तुम लोग मुझे सिक्योरिटी दो, मेरी रक्षा करो, मुझे हर तरफ से बचाओ। लेकिन वक्त आने पर तुम सब बेकार निकले। एक अकेला इंसान 21 को शूट करके आराम से चला गया। वह देवराज चौहान था। गौतम चंद ने दांत खींचे। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, गौतम चंद गुर्राया। वह देवराज चौहान था और आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक दरिंदा यहाँ आया और आप कहते हैं कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसके यहाँ अकेला आने पर भी आपको उसकी दरिया दिली का एहसास नहीं हो सका। उसके सामने तो 50 गौतम चंद भी कुछ मायने नहीं रखते। 50 भगवान दास ठकराल भी कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि मौत का खेल खेलने का उसका अपना ही अंदाज है। और आपको देवराज की जरा भी परवाह नहीं। परवाह तो है, बहुत है, तभी तो अपनी सुरक्षा में तैनात घटिया गनमैनों को खत्म कर दिया। गौतम चंद के होठों से गुर्राहट निकली। अगर आपको यहाँ मौजूद गनमैन या मैं बेकार लगे थे, आपको एहसास हुआ कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, तो ठोकर मारकर निकाल देते। हमारे माथे पर एक शिकन नहीं आती। परंतु इस प्रकार सबकी जान लेने का मतलब मैं नहीं समझा ठकराल साहब। गौतम चंद ने दांत किटकिटाकर कहा, मैं ठोकर मारकर अपना जूता गंदा नहीं करता। तुम लोग मुझे नहीं बचा सके। देवराज चौहान ने मेरे सामने पहुंचकर रिवॉल्वर तान दी थी। अगर वह मुझे शूट कर देता तो मैं तो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि देवराज चौहान अपनी जान बचाने की खातिर मुझे बाहर ले जाकर शूट करना चाहता था और मुझे बचने का वक्त मिल गया। ऐसी स्थिति के बाद मैंने इन नाकाबिल लोगों को खत्म कर दिया। तो कोई गलत काम नहीं किया? कोई गलत काम नहीं किया। गौतम चंद पागल सा लगने लगा। नहीं, ठकराल ने सिर हिलाया। मेरे गिर्द मौजूद जो इंसान बेकार है, नाकारा है, उसका मुझे जिंदा रहना भी पसंद नहीं। तुम लोगों का काम मेरी जान बचाना है, परंतु तुम लोग असफल रहे। वह मुझ तक आ पहुंचा। गौतम चंद ने गुर्रा कर रिवॉल्वर सीधी की। मैं तुम जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहता। तुमने खामखा मेरी जान लेने की चेष्टा की, इसलिए अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा ठकराल। मैं? ध्यान से। ठकराल मौन से भरी हंसी हंसा। मेरी पूरी छाती और पेट तक बुलेट प्रूफ है, इसलिए गोली ठीक जगह पर मारना, मेरे माथे पर या मेरे सिर पर, यह मैं जानता हूँ। परंतु तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पहले तुम्हारे घुटने और कंधे बेकार करूंगा। आखिरी गोली जब मुंह खोलकर चीख रहे होंगे तो तुम्हारे मुंह में नाल घुसेड़ कर ट्रिगर दबा दूंगा। तुमने जितनी आसानी से हम 14 गनमैनों को खत्म कर दिया, मैं नहीं भूल। तभी ठकराल के जिस्म में बिजली की सी तेजी से हरकत हुई। गौतम चंद को समझता। ठकराल का जूता उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा। तीव्र वेगपूर्ण प्रहार था। रिवॉल्वर हवा में उठकर ऊपर की तरफ उछलती चली गई। गौतम चंद हक्का बक्का रह गया। तभी ठकराल के जूते की जोरदार ठोकर गौतम चंद के पेट पर पड़ी। वह चीख कर दोहरा हो गया। ऊपर उछले रिवॉल्वर के नीचे आने पर ठकराल ने हवा में ही उसे थामा और गौतम चंद की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। गोली गौतम चंद की छाती में लगी। वह नीचे गिरा तो फिर न उठ सका। शांत हो गया था वह। बेवकूफ, ठकराल ने सख्त लहजे में कहा और हाथ में थमी रिवॉल्वर गौतम चंद की लाश पर फेंक कर हाथों को झाड़ते हुए ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर ठकराल ने फोन पर किसी से संबंध बनाया, बात की। हेलो। ओह ठकराल साहब। दूसरी तरफ से आने वाला स्वर एकाएक सतर्क हो गया। मेरे बंगले पर फौरन सिक्योरिटी भेजो। ठकराल का स्वर शांत था। सिक्योरिटी? हाँ, बेहद काबिल और वफादार आदमी होने चाहिए। छांट कर भेजना, कोई कमी ना रहे। बेहतर। लेकिन गौतम चंद? सब बेकार निकले। ठकराल ने पूर्वता स्वर में कहा। कोई मुझे मारने के लिए आया। आधी रात से आधा दिन तक मेरे बंगले पर छिपा रहा। गनमैनों को शूट करता रहा, परंतु वे लोग ना तो उसे तलाश कर सके और ना ही उसे शूट कर सके। हार्ड मास के बुत यूं ही मैंने अपने आसपास जमा कर रखे थे। कि कौन मारना चाहता था आपको? वह कौन था? मालूम नहीं, मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा। वैसे खुद को देवराज चौहान बता रहा था। कहता था किसी ने उसे 50 करोड़ रुपया दिया है मेरी हत्या करने के लिए। क्षण भर के लिए लाइन पर खामोशी रही। कब तक आदमी पहुंच जाएंगे? ठकराल ने पूछा। 2 घंटे तक। 2 घंटे नहीं, जल्दी करो।
ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे तो पौन घंटे में ही आदमी पहुँचा दूँ, परंतु बढ़िया आदमियों की छटाई में वक्त लगेगा। अभी तो आदमी भेजो, उसके बाद घटिया बढ़िया की छटाई करते रहना। जी, मैं खुद आ जाऊँ? ज़रूरत नहीं, आदमी ही काफ़ी हैं। हमारे पास कितने आदमी हैं? 100 के करीब होंगे। ठीक है, 30 भेज देना। साथ में कोई ऐसी बंद गाड़ी भी हो जो फर्श की लाशों को समेट सके। जी। भगवान दास ठकरार ने जीवर रखा, बंद दरवाजे को देखा, फिर कुर्सी पर बैठने के पश्चात सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेने लगा। उसके चेहरे पर कहीं भी बेचैनी व्याकुलता नहीं थी। वह शांत था, बेहद शांत। देवराज बंगले पर पहुंचकर नहा धोकर फ्रेश हुआ, कपड़े बदले। इस बात का उसने खास ध्यान रखा कि नहाने के समय जख्मों पर पानी न पड़े, परंतु कंधे और घुटनों पर पानी पड़ने पर भी बचा भी कैसे सकता था। जख्मों में हल्की हल्की पीड़ा अवश्य उठ रही थी। वह पीड़ा को महसूस करता तो पीड़ा महसूस होती, नहीं तो नहीं। ठकराल के हॉल में जाकर निकल जाने की वजह के कारण मन में खींच थी, परंतु वह खींच चेहरे पर से जाहिर नहीं हो रही थी। देवराज चौहान कमरे में पहुंचा तो युवती को वहां नहीं पाया। कुर्सी पर बैठते हुए उसने सिगरेट सुलगाई और आंखें बंद कर ली। वह समझ नहीं पा रहा था कि ठकराल के मामले में वह कहाँ मात खा गया है। 5 मिनट बाद ही युवती ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने आंखें खोली। युवती के हाथ में छोटी सी ट्रे थी, जिसमें 2 प्याले चाय के और बटर लगे 2 टोस्ट थे। ट्रे को टेबल पर रखते हुए वह बोली, मैंने सोचा शायद चाय के साथ कुछ लेना चाहो। ठकराल ने खिलाने पिलाने वाली मेहमान नवाजी तो की नहीं होगी। युवती को देखते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट ऐश ट्रे में डाली और टोस्ट और चाय का प्याला उठा लिया। युवती ने भी चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा। क्या नाम है तुम्हारा? ममता कालिया। अब वह बात शुरू करने में दिलचस्पी ले रही थी। तुम्हारे जख्म कैसे हैं? कौन से? कंधे का और पिंडली का जख्म। ऐसे जख्म मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। तुम अपने बारे में बताओ। ममता कालिया 2 पल खामोश रही। ऐसे बताओ कि बाद में मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत महसूस ना हो। बताती हूँ, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। ममता कालिया बोली। क्या? यह तो तुम मानते हो ना कि मैंने खुद को खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई। देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। लेकिन मेरी जान तुमने मेरे लिए नहीं, मेरी खातिर नहीं, बल्कि अपने लिए, अपनी खातिर बचाई, ताकि तुम अपना कोई फंसा हुआ काम मुझसे निकाल सको। अगर बिना किसी मतलब के जान बचाई जाए तो वह दूसरी बात होती है। ममता कालिया ने देवराज चौहान को घूरा। इसका मतलब तुम मेरा एहसान नहीं मानते कि मैंने ठीक मौके पर आकर तुम्हारी जान? एहसान मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, पूरी तरह मानता हूँ। इसे तुम्हारा मतलबी एहसान मानता हूँ कि जो किया तुमने अपनी खातिर किया। यह जुदा बात रही कि तुम्हारे मतलब के पीछे मेरी जान बच जाने का भी कारण रहा। अच्छी बात है, ऐसे ही सही, यही सही। ममता कालिया ने चाय का घूंट भरकर गंभीर स्वर में कहा। अब मैं तुम्हें सारी बात बताने तो जा रही हूँ, परंतु साथ ही पूरी आशा भी करती हूँ कि सारी बात जानने के बाद तुम मेरी बात मानोगे और मेरी सहायता करोगे। यह बहुत जरूरी है। मैं? बात कहो। ममता कालिया ने देवराज चौहान को देखा, फिर कहने लगी। 5 महीने पहले की बात है। अचानक ही मोहनलाल मुझे मिला। और? कौन? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मोहनलाल। ममता कालिया की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। मोहनलाल जाने कैसा इंसान था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुई। ममता कालिया कहने लगी, मैं दिल्ली से फिल्मों में काम करने की खातिर मुंबई आई हूँ। मेरी खूबसूरती तुम देख ही रहे हो और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे पूरी आशा है कि जल्द ही मुझे फिल्मों में काम मिल जाएगा। मिल भी जाता अगर मैं बेडरूम के रास्ते गुजर पाती, परंतु मैं ऐसी लड़की कभी नहीं रही जो हालात से समझौता करने के लिए गिर जाऊं, इज्जत बेच दूं। बहरहाल मोहनलाल मुझे मिला। वह ज़्यादा उम्र का था, परंतु फिर भी वह मुझे अच्छा लगा। मैं उस पर फिदा हो गई। उसने हाथ आगे बढ़ाना चाहा, परंतु मैंने यह कहकर रोक दिया कि मेरे जिस्म को वही पा सकता है जो मुझसे शादी करेगा। वह फौरन तैयार हो गया। मैंने देखा और सोचा कि बस उसकी उम्र ज़्यादा होने के सिवा और कोई उसमें खराबी नहीं थी।
अच्छी दौलत थी उसके पास। मैंने हाँ कर दी। देवराज चौहान दिलचस्पी से ममता कालिया की बात सुन रहा था। हम दोनों रजामंद हो गए, परंतु मोहनलाल ने कहा कि इस वक्त वह किसी खास काम में व्यस्त है और शादी जैसी बात नहीं कर सकता। शादी करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। मैंने कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई खास बढ़िया ठिकाना नहीं था। उसने कोलाबा में मुझे 3 कमरों का बढ़िया फ्लैट दे दिया। अब शक की तो कोई बात नहीं रही थी। मोहनलाल पर मुझे पूरा विश्वास था। वैसे भी जब भी उसे फुर्सत मिलती मेरे पास आ जाता। बहरहाल विश्वास करके मैंने खुद को मोहनलाल के सुपुर्द कर दिया। वह 3 महीने मेरे शरीर के साथ दिन रात जी भरकर खेला, फिर एकाएक मुझसे किनारा कर गया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान फैल गई। समझदार था क्या? मोहनलाल समझदार था जो उसने ऐसा किया। तुम जैसी बेअक्ल बेवकूफ औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा होता भी रहता है। देवराज चौहान ने मुंह बिचकाया। इसमें बेवकूफी वाली बात कहाँ से आ गई? ममता कालिया ने तीखे स्वर में कहा। तुम 3 महीने बाद भी कपड़े उतार सकती थी जब वह तुमसे शादी करता, लेकिन मोहनलाल का इरादा तुमसे शादी करने का था ही नहीं, मजे लेने का था, और वह लेकर चलता बना। ममता कालिया कई पलों तक खामोश रही, फिर धीमे स्वर में कह उठी। हाँ, ममता कालिया ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम ठीक कहते हो, वास्तव में ऐसा ही था। वह मुझे हासिल ही करना चाहता था। इसी कारण उसने सारा ड्रामा रचा। दौलत वाला आदमी है, फ्लैट ले देने से भला उसे क्या फर्क पड़ेगा? इन लोगों की इच्छा पूरी होनी चाहिए, और वह हो गई। ममता कालिया का चेहरा कठोर हो गया था। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? ममता कालिया ने दांत भींचकर देवराज चौहान को देखा। मैं धोखा खाकर आराम से बैठने वालों में से नहीं हूँ। ममता कालिया का स्वर बेहद सख्त था। मैं उस मोहनलाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाड़ में गई फिल्में। मैं उसे उसके किए की सजा देकर रहूंगी। कैसे सजा दोगी उसे? कपड़े उतार कर? अगले ही पल ममता कालिया के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। ऐसे ममता कालिया का चेहरा एकाएक बेहद भयानक लगने लगा था, परंतु उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी। देवराज चौहान उसे देखता रहा। ममता कालिया ने रिवॉल्वर वापस कपड़ों में रख ली। अगर तुम यह सोचती हो कि तुम्हारे कहने पर मैं मोहनलाल की जान ले लूंगा, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं ऐसा नहीं करने वाला। तुम्हारी खूबसूरती का तीर कम से कम मुझ पर नहीं चल सकता। तुम्हें ऐसा कुछ कहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ममता कालिया गुर्राई। इतना दम है मुझ में कि मैं अपना हिसाब खुद बराबर कर सकूं, खास तौर से जब तक रिवॉल्वर मेरे पास है। इस रिवॉल्वर को हासिल करने के लिए मैंने डबल कीमत अदा की है, दौलत भी दी और शरीर भी बिछाया। तब कहीं जाकर यह रिवॉल्वर मुझे मिली। वही शरीर दिया था जिसकी मैं बहुत हिफाजत करती थी, परंतु इस्तेमाल हो जाने की वजह से अब मुझे शरीर की परवाह नहीं रही। अब तो मुझे अपनी खूबसूरती भी कम लगने लगी है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, तुमने दुनिया भर की बातें कर ली, परंतु अभी तक यह नहीं बताया कि मुझसे क्या चाहती हो। मैं मोहनलाल का पता जानना चाहती हूँ। ममता कालिया होठ भींचकर बोली। मोहनलाल का पता? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। ममता कालिया ने आहत भाव से देवराज चौहान को देखा। तुम अब फिर मुझे बेवकूफ, महा बेवकूफ कहोगे, लेकिन वास्तव में मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम शायद यकीन नहीं करोगे कि मुझे मोहनलाल के घर का पता नहीं है कि वह कहाँ रहता है। मैंने शुरू में पूछा तो टरका दिया, कहने लगा फिर बताऊंगा। आए दिन मेरी उससे मुलाकातें होती रहती थी, इसलिए मैं भी लापरवाह हो गई। पते की बात आई गई हो गई, क्योंकि वह अक्सर मेरे पास हाजिर रहता था, मेरे पास से ही जाता था और अपने कामों को निपटा कर मेरे पास ही आ जाता था, जैसे वही उसका घर हो। मैं उसकी बीवी हूँ। देवराज चौहान की निगाहें बराबर ममता कालिया पर थी। मोहनलाल के खिसक जाने के बाद मुझे उसके पते की जरूरत महसूस हुई। सच पूछो तो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मिलने पर उसने शादी से इनकार किया तो दूसरी बार नहीं कहूँगी। रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगी। मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा मोहनलाल को। पागलों की धुन की तरह उसे ढूंढती फिर रही हूँ। इसी बीच उसका एक खास आदमी टकरा गया जो कई बार मोहनलाल के साथ मुझसे मिल चुका था।
मैंने उससे मोहनलाल के बारे में पूछा। उसने मुंह नहीं खोला। उसका मुंह खुलवाने के चक्कर में मैं उसके बेड पर बिछी। उसके बाद भी उसने मोहनलाल का पता नहीं बताया, बल्कि इस बंगले का पता देकर यह अवश्य बता दिया कि इन दिनों मोहनलाल ने शहर के अरबों खरबों पति भगवान दास ठकराल की हत्या करवाने के लिए अस्थायी ठिकाने के तौर पर यह बंगला किराए पर ले रखा है। वह यहाँ मिल सकता है। उसने यह भी बताया कि ठकराल की हत्या के लिए हत्यारा भी मुकर्रर कर लिया है। वह भी बंगले पर है। मैं 2 दिन पहले इस बंगले पर पहुंची, परंतु यह बंगला खाली मिला। ना तो तुम मिले, ना मोहनलाल। लेकिन आशा के साथ मैं बंगले पर निगाह रखती रही कि कभी तो कोई तो आएगा। कल शाम को भूख लगी होने के कारण खाना खाने के लिए मैं यहाँ से हट गई थी, और जब मैं खाकर आई तो तुम्हें कार में बंगले से बाहर निकलते देखा। मैं तुम्हारे पीछे लग गई। तुम्हारा पीछा करने पर मुझे मालूम हुआ कि तुम ठकराल की हत्या करने वाले हो। जब तुम ठकराल के बंगले का जायजा ले रहे थे, तब मैं तुम्हें देख रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें टोकना, तुमसे बात करना इसलिए ठीक नहीं समझा कि ऐसे नाजुक मौके पर गवाह के तौर पर तुम मुझे सलामत छोड़ना ठीक नहीं समझो और मुझे भी खत्म कर दो, क्योंकि उस वक्त तुम हत्या करने के जुनून में थे। देवराज चौहान की निगाहें एक टक ममता कालिया पर थी। ममता कालिया गंभीर स्वर में कहे जा रही थी। उसके बाद भीतर जो हुआ मैंने देखा तो नहीं, परंतु गोलियों की आवाज़ों से यह अनुमान अवश्य लगा लिया कि भीतर क्या हो रहा है। मैंने सोचा अब पुलिस आएगी, परंतु मेरे लिए हैरानी रही कि पुलिस नहीं आई। यहाँ तक कि आसपास के लोगों ने भी घर से निकलकर ठकराल के बंगले की तरफ देखा। मुझे तो जरा भी आशा नहीं थी कि तुम बच निकलोगे, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार करना था मुझे, क्योंकि तुम ही मुझे मोहनलाल का पता बता सकते थे। रात भर मैं वहीं मंडराती रही, तुम्हारे जिंदा बच निकल आने की दुआएं मांगती रही। दिन में अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि तुम अगर समझदार हुए तो सामने से निकलने का खतरा मोल नहीं लोगे, क्योंकि सामने की तरफ बहुत से गनमैन थे। इस आशा के साथ कि तुम कहीं से बाहर निकलोगे, मेरा यह अंदाजा ठीक निकला कि तुम पीछे से ही निकलोगे। मैं फौरन पीछे तट पर पहुंची और मोटर बोट किराए पर लेकर दूर समंदर में रहकर बोट को इधर उधर घुमाती रही। ठकराल के बंगले के पिछवाड़े के हिस्से पर निगाह रखती रही। अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं ठीक समय पर तुम्हारे पास कैसे पहुंची। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझा, लेकिन तुम्हारी वह सारी भाग दौड़ बेकार रही। क्या मतलब? मैं मोहनलाल का पता नहीं जानता। हैरानी से ममता कालिया का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, उसका चेहरा देखा है मैंने बस। ममता कालिया के चेहरे पर भूचाल के चिन्ह उभरे। मुझे मोहनलाल का पता चाहिए। वह जैसे चीखी उठी। देवराज चौहान उसकी दिली हालत समझ रहा था। मुझे बताने में इनकार नहीं। अगर मैं मोहनलाल का पता जानता होता, मैंने उससे पूछा था, परंतु उसने बताने से मना कर दिया था। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ममता कालिया होठ भींचे बेचैनी से उठी और टहलने लगी। कई पलों तक उनके बीच शांति रही। ममता कालिया एकाएक ठिठकी और उसने देवराज चौहान को देखा। मोहनलाल यहाँ तो आता होगा। जब से गया है तब से तो नहीं आया। मैंने उसे आने को मना कर दिया था। ओह, फिर तो समस्या सॉल्व हो सकती है। कैसे? मोहनलाल यहाँ कभी भी तुमसे बात करने की खातिर आ सकता है। शायद नहीं आएगा। ज़रूरत पड़ी तो वह फ़ोन पर बात कर लेगा। जब उसका फ़ोन आए तो किसी बहाने से उसे यहाँ बुला लो। वह आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसे बुलाऊंगा नहीं। ऐसा करना मोहनलाल से धोखेबाजी होगी। तुम उसे गोली से मार सकती हो, जबकि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। मोहनलाल जैसे कमीने इंसान के साथ कुछ भी कर लो, वह जायज़ है, धोखाधड़ी नहीं होगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने उसे घूरा। सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते? इतनी जल्दी यह भी भूल गए कि 3 घंटे पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ममता कालिया बिगड़ उठी। याद है, परंतु तुम्हारे एहसान का बदला मैं किसी को धोखा देकर बराबर नहीं कर सकता। देवराज चौहान ने स्पष्ट कहा। और जो भी कहो, मैं मानने को तैयार हूँ। जायज़ बात। ठीक है, एकाएक ममता कालिया ने जैसे फैसला लिया। मोहनलाल के इंतजार में
अगर मैं इस बंगले में रहूं तो इस पर तुम्हें ऐतराज तो नहीं होगा? रह सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने समझा कहीं इस बात को भी धोखेबाजी का नाम न दे दो। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। उनके बीच छाया तनाव काफी हद तक कम हो गया था। तुम वास्तव में बहुत शातिर इंसान हो। ठकराल के यहाँ तुम शायद काफी कुछ करके आए हो। देवराज चौहान ने जवाब नहीं दिया। मार दिया ठकराल को? नहीं, बच गया। ओह, फिर अब क्या करोगे? अब तो ठकराल और भी सावधान हो गया होगा। जो काम मुझे करना है वह करना ही है। ठकराल सावधान हो या न हो, मुझे कोई परवाह नहीं। और ठकराल को मारने के बाद अपने काम की कीमत मोहनलाल से कब, कहां और कैसे लोगे? तुम तो उसका पता जानते नहीं। तुम्हारे लिए तो मोहनलाल गायबो जैसा ही है। कीमत मैं एडवांस में ले चुका हूँ। वह अपना ठिकाना बताने को तैयार नहीं था, परंतु एडवांस में रकम देने में उसने जरा भी हिचक नहीं दिखाई। देवराज चौहान ने कहा, मोहनलाल ठकराल की जान क्यों लेना चाहता है? ममता कालिया ने पूछा। यह नहीं बता सकता। तो अब ठकराल की जान कैसे लोगे? तुम एक बार तो रह गए। अभी सोचा नहीं, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। तो कब सोचोगे? सोकर उठने के बाद। देवराज चौहान कुर्सी से उठकर बेड पर जा लेटा। अजीब इंसान हो तुम। क्यों? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम सोने जा रहे हो? ममता कालिया ने उसे घूरा। तुम में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आंखें खोल कर रखूं। जाते समय दरवाजा बंद करती जाना। ड्राइंग रूम में जाकर बैठो और मोहनलाल के नाम की माला जपो। शायद तुम्हारी पुकार सुनकर आ जाए। ममता कालिया माथे पर बल डाले देवराज चौहान को घूरती रही। देवराज चौहान आंखें बंद कर चुका था। तुम्हारा नाम क्या है? देवराज चौहान। आंखें बंद थी देवराज चौहान की। देवराज चौहान? अगले ही पल ममता कालिया जोरों से चौंकी। कौन सा देवराज चौहान? एक देवराज चौहान वह भी तो है जो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा बदमाश है। किसी न किसी मामले में उसकी खबरें अखबार में छपती ही रहती हैं। तुम जानते हो उस देवराज चौहान को? वह मैं ही हूँ। तो तुम? वह देवराज चौहान? ममता कालिया के होठों से फटाफटा स्वर निकला। जाते समय दरवाजा बंद करती जाना, कहकर देवराज चौहान ने करवट ले ली। ममता कालिया कई पलों तक देवराज चौहान को देखती रही, फिर पलटकर बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही ममता कालिया के होठों पर जहरीली, खतरनाक मुस्कान तैर उठी थी। आंखों में चमक के तीव्र भाव उभर आए थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।